ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलर मूवमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये मूवमेंट्स में जो प्रजामंडल थे उसका मतलब क्या था। ठीक है, तो ये प्रजामंडल बहुत कंफ्यूजिंग है। ये हिमाचल में नहीं, ये इंडिया में थे। ठीक है, इंडिया में भी थे और हिमाचल में भी थे। ये क्या था, प्रिंसली रूलर्स को ये बताने के लिए लोगों ने मंडल्स बनाने शुरू कर दिए थे कि सर, आप लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत खराब है, उससे हमारी हमारी एग्रीकल्चर को लॉस हो रहा है, मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, आप मतलब हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो ये लोगों ने सिर्फ हिमाचल में नहीं, पूरे आपके इंडिया में जो है प्रजामंडल जो है ये बना रखे थे। प्रजामंडल मतलब लोगों ने एजिटेशन करना शुरू कर दी थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटाइजेशन के लिए। ठीक है, प्रजामंडल्स का मतलब ही यही था कि उन्होंने उस तरीके से लड़ा कि हमारे को डेमोक्रेटाइजेशन करनी है एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब हमारे को लोकतंत्र वाली चीजें चाहिए कि हमारे बेसिस पे ही एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। क्लियर, तो ये हमने पढ़ा था कि ये कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड था, गांधीयन। अब गांधीयन प्रिंसिपल तो यही बोलता है कि नॉन वायलेंस के बिना, बिना बिन वायलेंस किए बिना हम ये सब एजिटेशन करेंगे। तो प्रजामंडल ये शुरू हुए थे। अब प्रजामंडल शुरू होने से पहले ऑल इंडिया स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें बोला गया था, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस करके एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें बात की थी, ये 1927 में हुई थी। ये इंडिया लेवल पे हुई थी। इसमें बोला गया था कि स्टेट्स क्या करें, प्रजामंडल्स बनाए, अपनी टुकड़ियां बनाए, और फिर वहां के जो है चीफ्स को मतलब अपनी एजिटेशन करे, मतलब इकट्ठा होके अपने चीफ्स के पास मतलब डेलीगेशन लेके जाए कि हमारी ये चीज मानो, ये चीज मानो। उसी के बेसिस पे आपके हिमाचल में भी प्रजामंडल बने थे। ठीक है, तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1927 में, या 1926 देखते हैं इसको भी। तो उस टाइम पे इसके बेसिस पे आगे जाके आपके प्रजामंडल्स बने थे। इन्होंने बोला था कि स्टेट लोग हैं वो क्या करें, प्रजा के मंडल, प्रजामंडल मतलब लोग जो है आपस में मिलके छोटे छोटे मंडल्स बनाए, जो क्या करे, अपने राजाओं के सामने या चीफ के सामने अपनी सारी बातें रखे कि हमको ये रिफॉर्म्स करवाने हैं। इतना क्लियर हुआ। तो इसी के बेसिस पे, इन्हीं प्रजामंडल्स के बेसिस पे अब मूवमेंट शुरू हो गई, क्योंकि लोग तो इतने अवेयर थे नहीं। तो कुछ कुछ लोग जो थे उन्होंने ये AISPC, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ये अटेंड की। और उनको ये अटेंड करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी स्टेट्स में आके प्रजामंडल बनाने शुरू कर दिए। जैसे बिलासपुर प्रजामंडल बना, धामी प्रजामंडल बना, सिरमौर प्रजामंडल बना। ठीक है, ऐसे चंबा प्रजामंडल बना। तो अलग अलग स्टेट्स में लोगों ने मंडल बनानी शुरू कर दी, और फिर अपने डिमांड रखनी शुरू कर दी अपने रूलर्स, चीफ जो भी थे वहां के, राणा ठाकुर चीफ, उनके आगे। इतना क्लियर। तो पहले हुई मंडी कॉन्फ्रेंस। मंडी कॉन्स्पिरेसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मंडी में एक षड्यंत्र रचा गया। मंडी कॉन्स्पिरेसी जो है वो 1914 और 1915 में हुई थी। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। अब 1914 और 15 में हमारे इंडिया में एक और मूवमेंट चल रहा था, गदर पार्टी बन रही थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर से पहले 1913 में गदर गदर पार्टी बनी थी। ये गदर पार्टी क्या कर रही थी, यूएसए में सारे इंडियंस को, उन लोगों को इकट्ठा कर रहे थे जो आपके इंडिया से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए थे, कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम इंडिया में जाएंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ठीक है, तो गदर पार्टी थी, उसके कुछ मेंबर्स थे। उनसे जो इन्फ्लुएंस आके हमारे हिमाचल में क्या हुआ, दो लोग थे, मियां जवाहर सिंह और रानी ऑफ खैरागढ़ी। ठीक है, इन दोनों ने इससे इन्फ्लुएंस आके इनको हेल्प की, इन्हीं गदर पार्टी के मूवमेंट के लोगों को, जो आपके हिमाचल भी विजिट किए थे बताने के लिए कि ऐसा ऐसा है, तो आप सबको क्या करना है, अपने राजाओं के अगेंस्ट भी आवाज उठानी है। तो इन दोनों ने क्या किया था, इनको हेल्प की थी। अब रिसेंटमेंट शुरू कब हुई थी, ऐसा नहीं कि 1914 और 15 में रिसेंटमेंट शुरू हुई थी। बहुत टाइम से जो थे वहां के लोग जो थे वो राजा और वजीरों के अगेंस्ट थे। अब अगेंस्ट क्यों थे, तो अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि वो क्या करते थे, रिफॉर्म्स नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर में, कभी टैक्स बढ़ा देते थे, कुछ बढ़ा देते थे, तो उसकी वजह से लोगों को मुश्किल हो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे, हेलो, हाँ, गदर पार्टी की इन्फ्लुएंस हो गया, गदर पार्टी के लोग जो थे वो आपके मंडी में भी आए। ठीक है,
तो मंडी में जो दो लोग थे, मियाँ जवाहर सिंह और रानी ऑफ खैरागढ़ी, इन दोनों ने इन्फ्लुएंस, मतलब ये गदर पार्टी से इतने इन्फ्लुएंस हुए कि इनको लगा कि हाँ भाई ये तो कुछ बात, इनमें तो कुछ बात है, ये लड़ाई कर रहे हैं। मतलब इनसे प्रोत्साहित होकर इन्होंने ना इनको फाइनेंशियली हेल्प किया था, पैसे पूसे दिए थे इनको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 1914 और 15 में गदर पार्टी की वजह से ही मंडी में एजिटेशन शुरू हुई, लोगों में एक पॉलिटिकल वो आया कि है ना कि हम भी अपने राजा राणा के अगेंस्ट क्या है आवाज उठा सकते हैं। तो उससे पहले क्या हुआ था 1909 में, 1909 में जो है वजीर, वहां के वजीर थे उपाध्याय जीवानंद, ये नाम याद कर लेना। वजीर का नाम था जीवानंद और राजा का नाम था भवानी सिंह। इनके अगेंस्ट जो, हाँ मंडी के, ठीक है, इनके अगेंस्ट लोगों ने क्या की थी, रिसेंटमेंट कर दी। लोगों ने क्या किया, मिलके इनको बोला कि नहीं सर हमारे साथ तो नहीं हो पा रहा, आप लोग कोई रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हो। मतलब ये पहली रिसेंटमेंट का मतलब था एग्रेरियन डिस्टर्बेंस, मतलब उनकी खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही थी, रेवेन्यूज लगा रहे थे, मतलब उससे लोगों की खेती बाड़ी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी, मतलब उनका लॉस ही हो जा रहा था। तो उससे डिस्टर्ब होके लोगों ने एक लीडर देखा, ठीक है, वहां पे एक, जैसे होता है ना कि सारे लोग हैं उसमें से कोई एक वो चुनते हैं कि ये भाई तू ही नेतृत्व करेगा, तेरे में वो कैपेबिलिटी है। तो वैसे ही वहां पे एक बंदा था जिसका नाम था शोभाराम ऑफ सरकार घाट, ठीक है। शोभाराम नाम का एक बंदा था, उसने लीड किया था ये रिसेंटमेंट 1909 वाला। क्लियर। फिर इसके बाद लोगों में थोड़ी वो आने लगी हिम्मत कि हाँ हम तो अब लड़ सकते हैं, हमारे पास लीडर भी है। तो उसी के बाद ये हुआ 1914 वाला, 14 और 15 वाला इंसिडेंस हुआ गदर पार्टी वाला। और ये गदर पार्टी के मेंबर जो थे वापस इंडिया में आके अलग अलग जगहों पे जाने लगे, जिसके बेसिस पे वो पहले मंडी मंडी में भी गए, और मंडी में उनको कौन मिला, मियाँ जवाहर सिंह और खैरागढ़ी। इन दोनों ने इनको क्या किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, ठीक है। तो अब इनसे मिलने के बाद गदर पार्टी ने यहाँ के लोगों के साथ मिलके प्लान बनाया। अब गदर पार्टी के लोग तो आपको पता ही रेवोल्यूशनरीज थे, वो इंडिया में क्या करना चाहते थे, मतलब रेवोल्यूशनरीज इन द सेंस एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं जिनको, जो बंदूक या बॉम्ब या ऐसे मार मूर के, है ना, पढ़ा होगा आपने, एक गरम पंथ नरम पंथ ऐसे करके कुछ, नॉन नॉन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मॉडरेट्स, है ना। अब मेरे को हिंदी में नहीं पता, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट पढ़ा था। हाँ, मॉडरेट्स चाहते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाके मतलब बातचीत करके लॉ के थ्रू ही इनसे कुछ काम करवाएं, ब्रिटिशर्स से चेंज करवाएं, लेकिन ये चाहते थे कि ये तो मानेंगे ही नहीं एक्सट्रीमिस्ट, तो कि हम या तो इनका मर्डर करेंगे या मतलब लड़ाइयां करेंगे, कुछ करेंगे। तो यही गदर पार्टी के लोगों से इम्प्रेस होके यहाँ के भी कुछ लीडर्स थे, जैसे ये नाम है, एक तो मियाँ जवाहर सिंह हो गए, हरदेव सिंह, हिरदाराम और निधन सिंह। इन्होंने मिलके क्या किया, प्लान बनाया, मतलब षड्यंत्र। षड्यंत्र, मंडी कॉन्स्पिरेसी को मंडी षड्यंत्र भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये इसमें उन्होंने क्या प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, इन्होंने दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 के बीच में प्लान क्या बनाया कि हम पहले तो मर्डर करेंगे किसका, सुप्रिटेंडेंट जो है, वजीर वजीर जो है किसके, मंडी और सुकेत के, इनका क्या करेंगे, मर्डर। दूसरा, ब्लोइंग ऑफ बियास ब्रिज, बियास नदी के ऊपर जो ब्रिज था जिसको विक्टोरिया ब्रिज के नाम से जानते हैं, उसको हम ब्लो कर देंगे, बम से उड़ा देंगे। क्लियर। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, पंजाब के रेवोल्यूशनरीज को ज्वाइन कर देंगे आगे जाके, मतलब इंडिया के बेसिस पे लड़ने के लिए। और मंडी और सुकेत को क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे, उस पे अपना कब्जा कर लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि राजा इस टाइम पे इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, तो लोगों ने सोचा कि हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे एट द एंड इंडिया में भी आपकी कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी कि लोग क्या करें, कैसे करें, मैनेज करें ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा राजा जो है अगेंस्ट, वैसे भी हिमाचल के राजा जो थे वो ब्रिटिशर्स का ही सपोर्ट कर रहे थे हर चीज में। क्लियर। तो ये इनका टारगेट था, पर ये उनसे कुछ भी अचीव नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ एक नाग चला की डकैती के अलावा, एक नाग चला जगह है मंडी में, सिर्फ वो ही वहां की डकैती इनकी सक्सेसफुल हुई थी, बाकी कुछ भी ये सब प्लान इनका हो गया चौपट, ठीक है।
तो इसको मंडी षड्यंत्र कहते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें, बस इतना ही था कि उन्होंने ये पुल को उड़ाने की साजिश की थी, गद्दार पार्टी के मेंबर्स से इन्फ्लुएंस आके, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आगे कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि जेएस ढिल्लो, मैंने बताया भी था ना आपको, जेपी ढिल्लो, जेएस ढिल्लो करके इन्होंने प्रिसाइड की थी। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या डिसीजन लिया था? इन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था, यहाँ पे लिख रखा है, प्रजामंडल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन मंडी। इन सब प्रजामंडल्स की कॉन्फ्रेंस, अब ऐसा नहीं है कि हिमाचल में ही आपका इंडिया, ऑल ओवर इंडिया जो थी वो क्या थे, प्रजामंडल्स थे। हिमाचल की ही बात है, इंडिया में भी थे। तो 48 प्रिंसली स्टेट्स के प्रजामंडल ने इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, जो प्रिसाइड की जेएस ढिल्लों ने। यहाँ पे डिसीजंस लिए गए, रेजोल्यूशंस पास किए कि कैसे हम तुम्हारी प्रिंसली स्टेट्स में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेट कर सकते हैं। अब वही राजा के अंदर तो कुछ भी भला नहीं हो रहा था, तो ये यहाँ पे प्लान बनाने के लिए, कॉन्फ्रेंसिस को अरेंज करने की, बातचीत करने के लिए कि हम कैसे राजाओं से हट के यहाँ पे किसी की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सकते हैं। ऐसा कोई गवर्नमेंट बने कि ताकि वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए लोगों की। इतना क्लियर? बाद में जब इतनी कॉन्फ्रेंसेस हुई तो एंड में कहीं ना कहीं जाके जो राजा ऑफ मंडी थे वो मान गए थे कि हाँ भाई, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दो, हम राजाओं की उससे हट जाते हैं, ठीक है। तो ये था कि मंडी इसके बाद जो है थोड़े टाइम बाद आपका इंडियन यूनियन में आ गया था, ठीक है। मतलब प्रिंसली स्टेट जो मंडी की प्रिंसली स्टेट थी उसने आपके इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। क्लियर? मंडी का था ये कि मंडी में क्या क्या पॉपुलर मूवमेंट्स हुए थे। तो मंडी षड्यंत्र जो है इसको जाना जाता है बहुत ही, वो है, ये याद रखना इसकी डेट 1914 और 1915, वैसे याद ही रहेगी क्योंकि गदर पार्टी जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से एफिलेटेड है तो वो याद रहती है। क्लियर? इन सब में कॉमन यही है कि 1846, 1846 की 1940, हाँ 1946, आपको पता है ना 1946 के बाद 1947 में तो इंडिया आजाद भी हो गया था। एंड 1948 में हमारे जो वो थे लीडर्स थे, उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करना शुरू भी कर दिया था। तो ये वही हो रहा है कि 1946 में इजी कॉन्फ्रेंसिस को, प्रजामंडल की कॉन्फ्रेंसिस को भी बुलाया, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थी, एक तो ब्रिटिश इंडिया की थी और एक प्रिंसली स्टेट्स थी। तो इन प्रिंसली स्टेट्स में कैसे इनको इकट्ठा करके यहाँ के राजाओं को हटा के यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए, इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर एट द एंड इन राजाओं को लगा कि भाई हमारा तो कुछ होने नहीं वाला, हमको प्रिंसली स्टेट से अलग जाके किसी ना किसी गवर्नमेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हम इंडियन यूनियन के पार्ट बन जाते हैं। तो इसी मंडी ऑफ राजा ने बाद में बोला था कि हाँ, हम इंडियन यूनियन के पार्ट बन जाते हैं और हिमाचल का पार्ट फिर बनेंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस। जब हिमाचल आजाद होने पे चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनी थी, तो उस टाइम पे मंडी ऑफ राजा ने बोल दिया था कि सर हम ठीक है, हम इंडियन यूनियन में आ जाते हैं। क्लियर? तो फिर आया बिलासपुर स्ट्रगल। अब बिलासपुर का स्ट्रगल क्या था? बिलासपुर में भी ऐसे ही हो रहा था, ऊपर 1906 में था, यहाँ पे 1905, मतलब इसके आसपास जो थी वो लोगों में पॉपुलर मूवमेंट, मतलब लड़ाइयां, उनमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो जाके अपने राजा, अपने वजीर, जिसके खिलाफ भी वो आवाज उठाना चाहते थे वो उठा सकते थे, ठीक है। तो 1905 में क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू को डबल कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो डबल कर दिया। और फिर उसके थोड़े टाइम बाद 1930 में क्या है, इकोनॉमिक स्लंप आ गया। जब वो इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउन होगी तो लैंड रेवेन्यू बेचारे फार्मर्स कैसे पे कर पाएंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम उस टाइम पे बिलासपुर से जो क्या होता था ना, जो भी वहां पे आपके ब्रिटिशर्स के स्टाफ होते थे, वो क्या करते थे, इनसे लकड़ियां खरीदते थे, वो भी फ्री में, ठीक है। ये लोग लकड़ियां खरीदते थे फ्री में, ब्रिटिश था। तो इन्होंने देखा लोगों ने कि यार ये तो क्या बोलते, बिल्कुल भी अम, अम, कर तो रहे नहीं है कुछ, मतलब हमारे खिलाफ हमारे रिफॉर्म्स कुछ कर नहीं रहे हैं और हमारे से फ्री में चीजें ले जा रहे हैं। तो वहां पे क्या हुआ, एक परगना था। परगना समझते हो ना, जो पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं, बड़ी सी स्टेट को हिस्सों में बांटा होता है, कई जगह वजीरियत, हाँ कई जगह वजीरत के नाम से जानते थे हिमाचल में, कई जगह परगना। तो बदरपुर परगना करके एक जगह थी, परगना थी, वहां के लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे तुम्हारे को अब लकड़ियां फ्री में, बहुत हो गया तुम्हारा, ठीक है। और बहुत सारे इश्यूज थे,
फॉरेस्ट ऑफिसर जो थे वो इनडिस्क्रिमिनेशन करते थे जब भी पॉलिसी लाते थे। कई लोगों को फेवर कर देते थे, कई लोगों को बिल्कुल ही अलग निकाल देते थे। फिशिंग लाइसेंस फीस देनी पड़ती थी, लोग जो फिशिंग करते थे बिलासपुर में, तो अब आपको पता ही है पौंग डैम ये वो सब उस टाइम पे भी था, है ना, अंग्रेजों के टाइम पे। तो वहां पे जो लोग फिशिंग करते थे, जिनका काम ही लाइवलीहुड फिशिंग से था, उनको भी फी देनी पड़ती थी। तो इनसे तंग आके क्या किया, वहां के लोगों ने क्या कर दी, एजिटेशन शुरू कर दी। और इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इन रिटर्न क्या एक्शन लिया, इन पे फाइन लगा दिया 25,000 रुपए का। उस टाइम 25,000 रुपए बहुत होते थे, ठीक है। और लोगों को भी अरेस्ट कर लिया। फिर इन्हीं के बीच में क्या हुआ, 1933 में, बहुत टाइम से चल रहा था ये सब, लोग अगेंस्ट राजा के अगेंस्ट, कभी अपनी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे। फिर 1933 में एक और राजा आ गए हमारे, राजा आनंद। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम। बिलासपुर के एक राजा है, राजा आनंद। इनको पावर्स दी गई। इन्होंने क्या किया, कहीं कभी कभी तो रिफॉर्म कर दिए, पर कभी कभी इतने खतरनाक से रूल ला दिए जिसकी वजह से लोग और ज्यादा क्या बोलते हैं, इनके अगेंस्ट हो गए। आपको ये पता है कि बिलासपुर जो है वो सबसे एंड में ज्वाइन की थी आपके हिमाचल में सबमिट होने को, हिमाचल का पार्ट बनने को 1954 में हुई थी। उससे पहले जो मंडी, सुकेत, चंबा है ना, ये सब ऐड हो गए थे चार, पर जो बिलासपुर थी ये फिफ्थ टाइम में ऐड हुई थी। तो हुआ क्या, इसने क्या बोला, प्रजामंडल्स तो चल ही रहे थे, लोग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट तो कर ही रहे थे। इसने बोला अगर मेरे होते हुए किसी भी स्टेट के आदमी ने कोई भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया बाहर के, जैसे आपने देखा ऊपर मंडी में वो क्या बोलते गदर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे इसने बोल दिया कि अगर मैंने किसी इंसान को देखा कि उसने किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया स्टेट के अगेंस्ट जाके, तो मैं उसको क्या करूंगा, पनिश करूंगा। लेकिन हुआ क्या, थोड़े ही टाइम बाद, अब पता तो था कि अगर हम सामने सामने हमने किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो पनिशमेंट लिखी है। तो सीक्रेटली यहाँ पे तीन बंदे थे, दौलत राम संख्यान, नरोत्तम दास और देवी राम उपाध्याय, ठीक है। दौलत राम संख्यान, नरोत्तम दत्त शास्त्री और देवी राम उपाध्याय, इन तीनों ने सीक्रेटली अटेंड किया उदयपुर सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। ये मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का काम क्या था, प्रजामंडल्स को डायरेक्ट करना, है ना, स्टार्टिंग में कि प्रजामंडल्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं अपने राजाओं के खिलाफ, कैसे कैसे आवाज उठाए। तो इन्होंने उनका उदयपुर सेशन अटेंड कर लिया, और वहां पे इनको समझ आया कि हमारे को बिलासपुर में प्रजामंडल बनानी ही पड़ेगी। ये वापस आए, इन्होंने देखा कि सारी जगह प्रजामंडल बन रही है, तो इन्होंने वापस आके बिलासपुर में भी प्रजामंडल बना दी, ठीक है। कि हम जाएंगे, अपने लोगों को इकट्ठा करके राणा राजा के पास जाएंगे और अपनी डिमांड्स रखेंगे, और राणा को हमारी डिमांड्स माननी पड़ेगी, राणा राजा जो भी थे, ठीक है, कई जगह राणास थे। इतना समझ आया, ठीक है। तो ऐसा है, इन्होंने यही थे जिन्होंने उदयपुर में सीक्रेटली अटेंड किया था, बिलासपुर के इनके नाम, ठीक है। पहले तो जब ये वापस आए, इन्होंने अपनी डिमांड रखी तो राजा ने कर दिया मना। इन्होंने लॉन्च किया सत्याग्रह, वो भी कर दिया सप्रेस, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब ऐसा हुआ और राजा ने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया, तो 1946 में वही जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे इस राजा को क्रिटिसाइज किया गया कि आपकी पॉलिसीज बहुत खराब है, आपको पता है कि 1946 आ गया है, लोगों के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रिफॉर्म करने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। ये जब सुनाया, इतना भरा बुरा बोला उनको, तो उन्होंने उसके बाद क्या कर दिया, बेसिक एजुकेशन ला दी वहां पे हिंदी मीडियम में। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बिलासपुर के कौन से राजा थे जिन्होंने हिंदी मीडियम में बेसिक एजुकेशन इंट्रोड्यूस की, वो थे राजा आनंद, ठीक है। चाइल्ड मैरिज को रोक दिया कि अब चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, और यही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने टाइटल्स वापस कर दिए थे, हिज हाइनेस, उनको टाइटल्स जो भी मिले थे, सल्यूट ऑफ गन, केसीआई, इन्होंने ये सारे टाइटल्स क्या कर दिए थे अपने, वापस कर दिए थे। और एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी बताया, इन्होंने क्या बोला था कि अगर मैंने देखा कि किसी भी बंदे ने, मेरी स्टेट के ने कोई भी मूवमेंट ज्वाइन किया, तो मैं उनको पनिश करूंगा। उस चीज के लिए उन्होंने ये एक सेना बनाई, स्वधीन कहलूर दल, ठीक है, एक सेना टाइप बनाई, इसमें लोग रखे
ही ऑल्सो रेस स्वदीन कहलूर दल। इनका एम क्या था, इस आर्मी का एम ये था कि किसी भी तरह की अगर कोई लिबरेशन चाहता है, आजादी चाहेगा मेरी स्टेट से, तो उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसको सप्रेस करने का काम इनको दिया गया, आर्मी को, स्वदीन कहलूर दल। तो याद रखना कि स्वदीन कहलूर दल जो है वो कौन से मूवमेंट से एफिलेटेड है, बिलासपुर के स्ट्रगल से एफिलेटेड है, ठीक है। कि आनंद राजा थे, उसने बोला कि अगर मेरी स्टेट में कोई भी पॉपुलर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है तो मैं उसको पनिश करूंगा, और उसके लिए उन्होंने स्वदीन कहलूर दल एक आर्मी बनाई, जिसमें ये बोला गया कि कोई भी बंदा लिबरेशन की एक्टिविटीज नहीं करेगा, आजादी की मांग नहीं करेगा। क्लियर। तो इसके बाद हुआ, सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए, और बाद में एंड में उसको क्या किया गया, मानना ही पड़ा आपके इंडिया, हिमाचल का पार्ट बनने को, इंडिया के आजाद होने पे। क्लियर। हाँ, 18 ये 15 अप्रैल 1948 को मर्ज हुआ। लेकिन एग्रीमेंट इसने साइन कर लिया था 15 अप्रैल 1948 को, लेकिन ये मर्ज एक्चुअली कब हुआ था, 1 जुलाई 1954 को। ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री ये चलानी है कि इंडिया जब आजाद हुआ तो प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारी थी, और इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में डालने का काम आपका लीडर्स का था। ठीक है। और फिर ये जा जाके इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंसेस, जहां पे इन्होंने प्रजामंडल बनाई कि प्रजामंडल जो है वो राजाओं के अगेंस्ट, जो भी कहीं पे भी राजा जो है जुल्म कर रहे हैं लोगों पे, वहां पे वो आवाज उठाए। और फिर इसी उसमें माना गया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेट होएगी, हम कुछ कुछ डिसीजंस लेंगे। ठीक है। और उसी के बेसिस पे बहुत सारे राजाओं ने आपके स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम इंडियन यूनियन का पार्ट बनने को तैयार है। और फिर वो हिमाचल में, जब हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस डिक्लेयर हुआ 15 अप्रैल 1948 को, तो वो उसमें पार्ट बन गए। लेकिन बिलासपुर ने काफी बाद में ज्वाइन किया था, एग्रीमेंट साइन कर लिया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया था 1 जुलाई 1954 को। क्लियर। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा रामपुर बुशहर मूवमेंट। मैंने उस दिन भी बताया था कि रामपुर में एक पार्टी, पार्टी तो क्या, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था दुज्जम। ठीक है। दुज्जम करके मूवमेंट था, ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1906 में। हाँ, 1906। ठीक है। ये काइंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे इंडिया लेवल पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उस ये भी वही था कि हम जो है मानेंगे ही नहीं बात अंग्रेजों की, या जो भी थे वहां पे। क्यों क्यों इन्होंने नॉन कॉपरेशन की थी, क्योंकि वो वहां पे क्या कर रहे थे, इनके भी स्टेट फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, जंगलों को काट रहे थे, जंगलों की लकड़ियां ले रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तब यहां से एफिलेटेड नाम है आपका पंडित पदम देव। ठीक है। पंडित पद्म देव जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। उन्होंने क्या किया था, स्ट्रगल स्टार्ट किया था 1920s में, तीन चीजों के अगेंस्ट, रीत, अनटचेबिलिटी, एंड एट द सेम टाइम चाइल्ड मैरिज। रीत मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि क्या होता है। हाँ हाँ, मतलब उसको काइंड ऑफ पैसे देने पड़ते थे, तो ये काइंड ऑफ ऐसे हो गया ना कि औरत को क्या बोलते हैं, बेच रहे हैं ना, एक पति से छूटने के लिए वो पति दूसरे पति को पैसे दे रहा है कि ले भाई ले जा, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, रीत। ठीक है। तो सेल एंड परचेस ऑफ वुमेन फॉर मैट्रिमोनियल पर्पसेस, इसको बोलते हैं रीत। इस पे इन्होंने काम किया था कि ये बंद होना चाहिए। और पद्म देव जी ने, एक आपके इंग्लिश थे सैमुअल इवान स्टोक्स, इनको जो है हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया गया था। जब ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए तो इनका नाम पड़ गया सत्यानंद स्टोक्स। और इन्हीं सत्यानंद स्टोक्स ने आगे जाके बैगर के अगेंस्ट जो है स्ट्रगल शुरू किया था। और बैगर क्या था, बिना पैसे तो नहीं मैम, पर कम पैसे देना, काम बहुत ज्यादा करवा दिया और आपको सैलरी और वेजेस बहुत कम दिए, तो बेगर। ठीक है। हाँ, कोटगढ़ में, कोटगढ़ जगह है शिमला में, आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे इन्होंने ये आपके इसके अगेंस्ट स्ट्रगल शुरू किया था। ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज बताई थी, हिमाचल रियासती प्रजामंडल। ये वही प्रजामंडल है जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस से आके आपके जब वापस आए लोग, तो उन्होंने इसी के बेसिस पे यहाँ पे हिमाचल रियासती प्रजामंडल शुरू किया। ठीक है। 1927 में ये ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद जो है हमारी हिमाचल रियासती प्रजामंडल बनी।
1938 में, याद रखना ये ईयर, ठीक है। क्या करने के लिए? जितने भी आपके एरियाज है जहां पे भी पॉलिटिकल और सोशल वर्क्स हो रहा है उन सबको हैंडल करने के लिए। अब प्रजामंडल तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स नहीं सॉरी, अलग अलग प्रिंसली रूलर्स के स्टेट्स के अगेंस्ट है ना। बिलासपुर प्रजामंडल, चंबा प्रजामंडल, तो इन सब की जो है आपस में क्या करने के लिए, एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने के लिए कि आप ऐसे करो ऐसे करो, उसके लिए आपका क्या बना, हिमाचल रियासती प्रजामंडल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, ये अलग अलग क्या चीजें आ रही है, ठीक है। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया कि प्रजामंडल बनेंगे, तो उसमें जो है हिमाचल रियासती प्रजामंडल बना, ठीक है। और इसी प्रजामंडल के आगे जो है अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के मतलब प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो है प्रजामंडल बने, और ये जो हिमाचल रियासती प्रजामंडल है उन प्रजामंडल्स को क्या करता था, डायरेक्ट करता था काम करने के लिए। क्लियर? तो ये याद रखना है इसका ईयर। और मैंने इसका वो भी बताया था आपको, इसका सेक्रेटरी कौन था? यही थे पंडित पद्म देव, ठीक है। ये सारे नाम है, एज सच कुछ नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो HRPM ऑर्गेनाइज पब्लिक मीटिंग्स, ये पब्लिक मीटिंग्स में जा जाके अपने लोगों को समझाते थे कि ऐसे करो, ठीक है। मूवमेंट अब रामपुर बुशहर में ये रामपुर बुशहर की बात हो रही है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ये आ गया बीच में कि हिमाचल रियासती प्रजामंडल बना था, क्यों? क्योंकि इसके सेक्रेटरी कौन थे, बुशहर के ही थे, इसलिए यहाँ पे डाल दिया ये, ठीक है। कि पंडित पद्म देव जी थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था हमारे। तो आपके बुशहर में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, भाई दो ना पाई दो, ठीक है। ये था बुशहर में कि ना ही तो इनको कोई आदमी दो काम काम करने के लिए, ना इनको कोई पैसा दो, ठीक है। जिसकी वजह से वहां के जितने भी प्रजामंडल वर्कर्स थे उनको कर लिया गया गिरफ्तार। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रजामंडल थी दो, बिलासपुर बुशहर की प्रजामंडल दो थी। एक तो थी आपकी शिमला से काम कर रही, रामपुर बुशहर जो है वह शिमला में ही है एट प्रेजेंट। बट लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, प्रजामंडल यहाँ की बुशहर के लिए दो प्रजामंडल काम कर रही थी। एक तो कर रही थी आपकी शिमला से काम, शिमला रियासती प्रजामंडल, ये बुशहर के लिए काम कर रही थी। एक थी बुशहरी रियासती प्रजामंडल। इतना क्लियर हुआ मैम? रामपुर बुशहर के लिए दो प्रजामंडल काम कर रही थी। एक तो थी शिमला, क्योंकि उस टाइम ये भी शिमला के आसपास का एरिया था, तो शिमला रियासती प्रजामंडल, और यहाँ पे बुशहर प्रजामंडल। अब शिमला से जो काम कर रहे थे वो थे हमारे पंडित पद्म देव, ठीक है। बुशहर के लिए जो शिमला से काम कर रहे थे वो थे पंडित पद्म देव। लेकिन जो बुशहर के अंदर काम कर रहे थे उनका नाम था घनश्याम और सत्यदेव बुशहरी। क्लियर? घनश्याम और सत्यदेव बुशहरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, बुशहर के प्रजामंडल के लोगों ने लड़ाई शुरू की 1947 में। इनको अरेस्ट कर लिया गया, इन पे फायरिंग कर दी गई, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 18 अप्रैल 1947 को जो है डिमांड मानी गई राजा के द्वारा कि हाँ हम रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बनाएंगे। मतलब राजा ने ये बोला कि मैं अपना राज छोड़ के यहाँ पे एक ऐसी असेंबली बनाई जाएगी जहां पे लोगों द्वारा चुन के जो है लीडर इलेक्ट होएगा। इतना क्लियर? लेकिन वो राजा क्या कर गया, मर गया, बोल के चला गया लेकिन मर गया। उसके बाद क्या हुआ, इंटरिम काउंसिल बनी वहां पे, ठीक है। और उस इंटरिम काउंसिल में क्या हुआ, प्रजामंडल को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, ठीक है। तो फिर ये एजिटेशन चलती रही, और जब इंटरिम गवर्नमेंट काउंसिल ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो विधान परिषद के इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, मतलब असेंबलीज के इलेक्शंस कंडक्ट कराएगा। तो क्या हुआ, बुशहर की जो इलेक्शन असेंबली थी ना उसमें बुशहर ने सारी सीटें जीत ली, प्रजामंडल ने सॉरी, बुशहर के प्रजामंडल ने सारी सीटें जीत ली। और अगर वही जो आपके एक स्टेट के अंदर लोग मंडल बना के लड़ रहे हैं, अगर वो सारी सीट जीत जाएगी, इसका मतलब राजा का जाना तो वही है, पॉसिबल है ना। हाँ, उसके बाद क्या की उन्होंने, क्या किया, डिसाइड किया कि हम कोऑपरेट करेंगे और जीतेंगे, और वो जीते भी। और उसके वजह से ही प्रजामंडल की वजह से ही आपका क्या हुआ, रामपुर बुशहर जो थी वो किसका पार्ट बन गई, हिमाचल प्रदेश का।
इसका बैकग्राउंड बस यही याद रखना कि इंडिया के टाइम पे वहां पे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का काम किया जा रहा था, और क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट किया, क्योंकि लोग ही जो आगे थे राजाओं के अगेंस्ट हो गए थे, और सबको समझ आ गया था कि आजादी मिल रही है, आजादी मिल रही है, तो अब लोकतंत्र आएगा और हम खुद से अपना वो प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो इन्होंने प्रजामंडलों ने क्या किया, अपनी एजिटेशन शुरू कर दी, और एंड में राजाओं को हटा के प्रजामंडलों ने ही अपनी सीट जीतनी शुरू कर दी, और उसके बाद से उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है हिमाचल में जाएंगे। क्लियर? ये था रामपुर बुशहर। अब चंबा एजिटेशन। चंबा एजिटेशन क्या थी? चंबा में भी क्या हो रहा था? अब मैंने आपको पहले बताया था, आपने बिलासपुर वाला पढ़ा था, कौन से परगना का नाम था? बताओ बताओ। हाँ हाँ, ठीक है। तो बदरपुर परगना था। वैसे ही अब यहाँ पे वजीरियत होती थी। तो चंबा में कौन सी वजीरियत थी? भटियाट। वहां पे 1896 से ही आपकी एजिटेशन शुरू हुई थी। अब ये ईयर्स याद रखना, ठीक है, कि मंडी में 1906 में हुई, बिलासपुर में भी 1905 से स्टार्ट होगी, रामपुर बुशहर में जो दुज्जम है वो 1906 में बनी है ना। तो यहाँ पे चंबा एजिटेशन बहुत पहले से चल रही है, ये तो 1896, ये तो उससे भी बहुत पहले की बात है। तो चंबा में तो इन जो हमने पिछली तीन पढ़ी उनमें से बहुत पहले से चल रही थी। अब किसके अगेंस्ट चल रही थी? क्या कर रहे थे वो लोग? अनजस्ट रेवेन्यू कलेक्शन, अच्छे ढंग से कलेक्शन नहीं करते थे, कभी किसी से ज्यादा ले लेते थे, कभी किसी से कम लेते थे। और बैगर, वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, बिना पैसे दिए काम करवाया जा रहा था, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको सप्रेस कर दिया पहले तो। फिर फ्यू पर्सन ऑफ चंबा, कुछ लोग जो चंबा के थे, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, या वही ना जिनमें हिम्मत होती है, वही अपनी स्टेट वो छोड़ के जाते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे। तो इनमें से कुछ लोग जो है यहाँ से लीव करके उन्होंने क्या बनाया, एक चंबा पीपल्स डिफेंस लीग बना दी, काइंड ऑफ एक फोर्स ही बना दी। ठीक है, कहाँ पे? लाहौर में। चंबा के लोग चंबा से लाहौर में गए और उन्होंने वहां क्या बनाई, चंबा पीपल डिफेंस लीग बना दी। ईयर याद रखना, 1932 में। कब? हाँ, 1932 में चंबा के कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जाते हैं और लाहौर में जाके एक चंबा पीपल्स डिफेंस लीग बना देते हैं और लड़ने के लिए। और इसी के साथ क्या करते हैं, थोड़े टाइम बाद चंबा सेवक संघ भी बनता है। चंबा सेवक संघ, ये क्रोनोलॉजी ऐसे ही याद रखनी है कि पहले चंबा पीपल डिफेंस लीग बनी। अब चंबा सेवक संघ बना क्यों था? हुआ क्या था कि चंबा में आग लग गई थी। ठीक है, चंबा सिटी जो है आग लग गई थी उसमें। तो लोग जो थे, जो विक्टिम्स थे वहां के, उनको जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये सेवा संघ बनी थी। ठीक है, अब देखो, राजाओं का राज, फिर भी वो लोगों की मदद नहीं कर रहे, लोगों को खुद से ही मिलके क्या करना पड़ा, एक संघ बनाना पड़ा, चंबा सेवक संघ, जिन्होंने क्या करके इनकी हेल्प की। ठीक है, प्रोवाइड की इनको हेल्प। तो हाईलाइटेड इशू यही थे। अब इन्होंने बाद में ये चंबा सेवक संघ पहले तो एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, लेकिन जब इनको सपोर्ट मिलने लगा लोगों का, तो इन्होंने क्या कर दिया, मिलके डिमांड्स रखनी शुरू कर दी। ठीक है, वहां के जो भी राजा राणा थे, उनसे जो है डिमांड रखनी शुरू कर दी कि बेगर को हटाओ, जुडिशरी को सेपरेट करो एग्जीक्यूटिव से, परमिशन दो कि लीगली क्वालिफाइड प्लीडर्स जो है वो प्रैक्टिस करेंगे स्टेट कोर्ट में। ऐसे नहीं हर किसी को अलाउ करना, जिनके पास लीगली असिस्टेंट है, लीगली क्वालिफाइड है कि वो केस लड़ सकते हैं, वही केस लड़े, मतलब वही सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, स्टेट कोर्ट में काम करे। इतना क्लियर? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी चाहिए। और सन ऑफ द सॉइल क्या होता है, कि अपने ही लोगों को काम पे रखना। ठीक है, तो इन्होंने ये भी डिमांड रखी कि हमारे चंबा के ही लोगों को काम पे रखा जाए, बाकी किसी को अलाउ ना किया जाए। तो ये सारी डिमांड जो है वो आपके चंबा सेवक संघ, जो कि पहले एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन जब इनको सपोर्ट मिलने लगा तो इन्होंने आगे जाके लोगों की मदद करने के लिए, अपनी स्टेट की मदद करने के लिए ये सब डिमांड्स रख दी। इतना क्लियर? थोड़े टाइम बाद ये होगी बैन चंबा में। तो चंबा में बैन होने के बाद ये शिफ्ट हो गया आपके डलहौजी में। ठीक है,
और उसके बाद जब वो सब हुआ, जब मैंने आपको बोला कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में से इनको समझ आया कि प्रजामंडल्स बन रहे हैं, तो इन्होंने भी क्या किया, अपना एक प्रजामंडल बना लिया, चंबा रियासती प्रजामंडल। ठीक है, जिसके मेंबर्स थे विद्यासागर, विद्याधार, गुलाम, पृथ्वी। मैंने ऐसे किया था याद, कि विद्या पृथ्वी की गुलाम बन गई, विद्या पृथ्वी की गुलाम बन गई। तो चंबा रियासती के प्रजामंडल के लोग कौन थे? विद्यासागर, विद्याधार, गुलाम रसूल और पृथ्वीचंद। इन्होंने क्या किया, चंबा रियासती प्रजामंडल शुरू किया। फिर ये मिलके क्या करने जाने लगे, डेलीगेशन ऑफ दीज पर्सनैलिटीज सेंड टू अटेंड ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। अब ये स्टेट ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो थी वो होती थोड़े थोड़े टाइम बाद होती रहती थी, कि जो हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के प्रजामंडल है उनके लिए ये कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते थे, कि अब आप ऐसे काम कीजिए, अब आप ऐसे काम कीजिए। तो इन्होंने चंबा रियासती प्रजामंडल ने अपने डेलीगेट्स भेजे ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, जिसका सेशन कहाँ हुआ था, लुधियाना में। याद रखना कि कौन से सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का को चंबा के लोगों ने, चंबा की प्रजामंडल ने ज्वाइन किया था। कहाँ हुआ था, लुधियाना में। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद जब ये ऐसा हुआ तो ये पूरे ही बैन, क्या बोलते, चंबा रियासती प्रजामंडल को क्या कर दिया, बैन कर दिया। और फिर ये पहले लाहौर में, कहाँ थे, डलहौजी में थे, फिर ये फिर से कहाँ शिफ्ट हो गया, आपके चंबा में। मैम ये बीच की चीजें ना आपको याद रखना इतना जरूरी नहीं है, बस एक स्टोरी टेलिंग है, ताकि आपको एक कनेक्ट बना रहे कि अच्छा ये ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ये कहाँ से आया, कि ये वहां जा रहे थे, इसलिए मैं वो इसको आपको क्रोनोलॉजी में बता रही हूँ। ठीक है, बीच बीच में कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है, जो आपको लगता है कि आपके एग्जाम्स में आती है ना, आपको पता ही होगा, आप एग्जाम्स देते हो, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आप वो याद कर लीजिएगा। पर मेन मेन तो करनी पड़ेगी ईयर्स जो है। पर जैसे यहाँ पे याद करना है आपने कि चंबा रियासती मंडल ने कौन से सेशन में आपका ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, वो था लुधियाना। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, हमने पढ़ा 1944 में इन्होंने अटेंड किया। फिर एंड में क्या हुआ, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई, हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। हिमाचल की जो है एक रीजनल काउंसिल आपकी हुई, ऑर्गेनाइज कितने में, 1946 में। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया ना कि कॉन्फ्रेंस हुई थी 1946 में। तो इसमें क्या हुआ, चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन जो हुआ, पार्टिसिपेट किया इन्होंने, किसने, रियासती प्रजामंडल ने जो यहाँ की थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन भी बनी 1947 में। बस एक क्रोनोलॉजी याद रखो, हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, चंबा लीग, डिफेंस लीग बनी, जिसका हेडक्वार्टर था आपका लाहौर में। ठीक है, उसके बाद चंबा सेवक संघ बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन बनी, वो बनी 1947 में। और उसके बाद चंबा ने क्या कर दिया, अपने आप को इस कॉन्फ्रेंस के बाद बोला कि हाँ हम भी इंडियन यूनियन का पार्ट बनने को तैयार है। तो ये जो आपकी कॉन्फ्रेंसेस है ये याद रखनी है कि ये ऑल इंडिया लेवल पे कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन जो आगे प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें भी अलग अलग होती थी। ठीक है, तो उनमें भी ये अलग अलग होती थी। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल में आपके सबने अटेंड किया था, जैसे बिलासपुर ने किया, उन्होंने किया, वैसे ही चंबा ने भी किया। और इसके बाद चंबा ने भी बोला कि हम भी क्या कर रहे हैं, इंडियन यूनियन का पार्ट बनने को तैयार है। पहली कौन सी चार स्टेट थी जो, मतलब पहली कौन सी चार थी जिनको मिला के कमिश्नर प्रोविंस बना था? हम्म, चंबा था, सिरमौर था, मंडी था, हाँ, और महासू। ठीक है, हाँ, मंडी और सुकेत को इकट्ठा करके मंडी बना दिया था। चंबा था, सिरमौर था, मंडी था और महासू था। और फिर पहले चंबा, जैसे एजिटेशन हमने पढ़ी ना अभी, कि जब ये सारी एजिटेशन हुई, फिर जब ये हिमाचल रीजनल काउंसिल की वो हुई, बैठक हुई, तो उसमें चंबा ने माना कि हम तो इसका पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, फिर मंडी का भी हमने पढ़ लिया कि मंडी भी बाद में मान गया था कॉन्फ्रेंस के बाद। महासू वाला एरिया, शिमला वाला आ गया, रामपुर बुशहर, वो भी मान गया था। अब हम कल इसको सिरमौर स्ट्रगल करेंगे। अभी देख लेते हैं धामी ट्रेजेडी, यही है लास्ट। ठीक है, धामी ट्रेजेडी, धामी गोलीकांड के नाम से इसको जाना जाता है।
ठीक है। धामी जो है एक बहुत प्रिंसली स्टेट होती थी, छोटी सी प्रिंसली स्टेट होती थी, ठीक है। इसमें भी लोगों को अपने राणा से बहुत दुख होता था कि ये लोग अच्छे काम नहीं कर रहे। तो धामी गोलीकांड जो है वो कब हुआ था? 1939 में, ठीक है। धार्मिक गोलीकांड बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या था, जो लोग थे वो क्या डिमांड कर रहे थे? मैम ये क्वेश्चन ना हमको एचएस में आ रखा है एज इट इज स्टेटमेंट, ये चारों, कि धामी, जो धामी स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट, वहां के लोगों ने क्या डिमांड रखी थी? एक तो बैगर हटाओ, दूसरा लैंड रेवेन्यू को कम करो 50%। 50% याद रखना कि इन्होंने डिमांड क्या रखी थी पहले? 50% कम किया जाए। और फिर जो रियासती प्रजामंडल थी उसको क्या रिकॉग्नाइजेशन मिले। अब बात यही थी ना कि रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती थी तो राजा भड़के में होते थे। अगर राजा ही मान जाएगा कि हाँ भाई मेरे यहाँ पे प्रजामंडल होनी चाहिए, लोग मेरे को कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बताएंगे तो मैं मान लूं। प्रजामंडल का यही काम था कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किया जाए। तो प्रजामंडल यही काम कर रही थी, राणा को मना रही थी सारी स्टेट की कि सर आप ये काम करो। तो यहाँ पे ने बोला कि हमारी प्रजामंडल को रिकॉग्नाइजेशन दी जाए और सिविल लिबर्टीज ग्रांट की जाए। इतना क्लियर? तो धामी ट्रेजेडी से पहले तो सबसे पहले बना प्रेम प्रचारणी सभा, ठीक है। पहले इन्होंने बनाई प्रेम प्रचारणी सभा वहां के लोगों ने, ठीक है। फिर प्रेम प्रचारणी सभा जो है थोड़े टाइम बाद बन गई धामी रियासती प्रजामंडल। जब ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में देखा कि प्रजामंडल बनाने की बात की जा रही है, तो 1939 में क्या हुआ? धामी रियासती मंडल बनी, जिसको किसने लेड किया? जिसके जिसके लीडर कौन थे? श्री सीताराम। कौन थे? श्री सीताराम, हाँ श्री सीताराम जो थे इनके लीडर थे। तो इन्होंने मिलकर क्या किया? 3 डिमांड रखी राजा के पास। उस टाइम के राणा कौन होते थे? दलीप सिंह, ये याद कर लेना। दलीप सिंह राणा जो थे यहाँ के राणा थे, उनके पास इन्होंने धामी रियासती प्रजामंडल ने 3 डिमांड रखी। एक तो रिकॉग्नाइजेशन दी जाए प्रजामंडल को, एक लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए और एबोलिशन ऑफ बेगर किया जाए। ऊपर जो थे वही डिमांड्स थी, इनमें सिर्फ 3 रखी इन्होंने। राणा ने क्या कर दिया? मना, हम नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ? एक आदमी था भागमाल सौठा। ये क्या गए, जब इन राजा रियासती प्रजामंडल की बात ही नहीं मानी राणा ने, तो ये क्या गए, अपने 7 लोगों को लेके भागमाल सोठा जो है वो राणा के पास बढ़े, मिलके गए कि राणा से हम बात करके आते हैं। तो हुआ क्या, रास्ते में ही एक जगह है गनहटी, गनहटी करके एक जगह थी, वहां पे ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, इन पे गोलियां चला दी, लाठीचार्ज कर दिया। कब? 16 जुलाई 1939। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 जुलाई 1939, इसी दिन को बोलते हैं धामी गोलीकांड। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक थे श्री उमादत्त और एक थे दुर्गा, ठीक है। फिर लोगों ने बोला कि इस पे तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसे कैसे इन्होंने गोली चला दी, है ना। राणा ने इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं तो यहाँ का राणा हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे आपको पता है इंडिया लेवल पे भी बातचीत चली इसके ऊपर कि ऐसे कैसे किसी छोटी सी प्रिंसली स्टेट में राणा गोलियां चला सकता है, ये तो ब्रिटिशर्स के काम थे। अगर प्रिंसली स्टेट्स भी ऐसे लोगों को मारना शुरू कर दे तो फिर क्या हो रहा? तो फिर क्या हुआ, सरवरी सीताराम, के एस सौठा, भास्कर नंद, राजकुमारी ऑल्सो मेट गांधी। इससे रिलेटेड जो है कुछ लोग जो है गांधी जी को मिले। गांधी जी ने डिमांड तो नहीं मानी, ठीक है, इन लोगों की, लेकिन ये बोला कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो जरूर होनी चाहिए इतनी छोटी सी स्टेट में। नहीं, उन्होंने बोला, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल दिया, मैं गांधी और नेहरू ने मना कर दिया कि छोटी सी स्टेट में हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे लागू कर सकते हैं, ठीक है। अब काम तो उनका ही था प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में जोड़ने का, लेकिन बड़ी प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ रहा था। अब जैसे चंबा, महासू, ये तो बड़ी यूनियंस थी, है ना, बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी, तो इनको जोड़ा जा रहा था इंडियन यूनियन में। अब बोलते धामी के लोग भी बोल रहे हैं कि हमको भी अलग से वो किया जाए, तो बोलते हैं कि ये तो नहीं हम मानेंगे कि इतनी छोटी सी स्टेट जो है वो एक उसमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने, बट हम ये जरूर मानते हैं कि ऐसे
बिना किसी वजह के चीफ राणा को किसने पावर्स दी कि वो ऐसी गोलियां चला दे? इस पे तो इंक्वायरी बैठनी चाहिए। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बंदे को भेजा इस पे रिपोर्ट लिखने के लिए। उसका नाम था श्री शांति स्वरूप धवन। क्या नाम था? श्री शांति स्वरूप धवन। वो राजा से मिला और लोगों से भी मिला। फिर एक कमेटी बैठी, ठीक है, 1939 को 16 जुलाई को ये गोलीकांड हुआ। 30 को ये कमेटी बैठी जिसको हेड किया लाल धूली चंद अम्बालवी ने। किसने? लाल धूनी चंद अम्बालवी। इन्होंने इस कमेटी को हेड किया और इसके साथ दो अदर मेंबर्स भी थे, देवी सुमन, श्यामलाल खन्ना। याद करना है कर लो, डजंट मैटर, बस ये याद करना कि जो नॉन ऑफिशियल कमेटी बिठाई थी उसके मेंबर थे लाल धूनी चंद। और रिपोर्ट जो पंडित लाल नेहरू ने यहाँ के बनाने को बोली थी वो थे श्री शांति स्वरूप धवन। ठीक है। अब कमेटी ने सजेशन दिए कि ये फायरिंग इंसिडेंट हुआ है इसको कहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए? हाई कोर्ट के जज के द्वारा। जिन्होंने ये किया है, जो इसमें आपके गिल्टी माने जाते हैं, उनको क्या किया जाए? पनिशमेंट की जाए और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जाए। कि इतना ज्यादा खराब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की राणा, जो कि एक वहां का राणा ही है, वो गोलियां चलाने की वो दे रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है। तो इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करने पे जरूरत है। ये हम कल पढ़ेंगे कुनिहार वाला। बस मैं इतना बता देती हूँ कि कुनिहार स्ट्रगल जो है ना, ठीक है, कुनिहार स्ट्रगल में हुआ क्या था? कुनिहार स्ट्रगल के जो राजा थे ना, उन्होंने मान लिया था कि हाँ प्रजामंडल बने। कुनिहार के जो राजा थे उन्होंने वहां के लोगों की डिमांड्स मान ली थी प्रजामंडल की। तो ये कुनिहार का स्ट्रगल जो है वो धामी से पहले का है। जब कुनिहार के राजा ने सारी बातें मान ली ना, तब धामी के लोगों को लगा कि जब कुनिहार के राजा उनके अपनी प्रजा तो नहीं बोलेंगे, राजा तो राजा ही होता था, प्रजा, तो वो लोग जब उनकी बात मान रहे हैं लोगों की, तो हम भी क्या करते हैं? अपने राणा के पास जाके डिमांड रखते हैं। तो कुनिहार का स्ट्रगल देखने के बाद ही आपका धामी का इंसिडेंस हुआ। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो गया। यहाँ पे राजा राणा ने उनकी बात मानी तो है नहीं, लेकिन साथ में क्या कर दिया? फायर कर दिया। क्लियर? तो ये देख ही लेते हैं, छोटू सा ही तो है कि राणा राणा जो थे वो क्या थे? हरदेव सिंह राणा थे कुनिहार के। 1920 में इनके अगेंस्ट आवाज उठाई लोगों ने, ठीक है। फिर कुनिहार प्रजामंडल बना 1930। याद रखना, जो प्रजामंडल थे वो 1939 में ही बने थे सारे। हिमाचल के जितनी भी स्टेटों, आपके प्रिंसली स्टेट्स के वो थे प्रजामंडल, वो 1939 में ही बने थे ज्यादातर। सिरमौर का थोड़ा अलग है, वो हम देखेंगे कल, ठीक है। अब देखो, मैंने ऊपर बताया था धामी वालों ने कितने रिडक्शन मांगी थी? 50%। कुनिहार वालों ने 25 मांगी थी। ठीक है। प्रजामंडल का बैन हटाया जाए और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। इनके लीडर कौन थे? बाबू कांशी राम। बाबू कांशी राम, ठीक है। अब मैंने ना बहुत देखा ये, मतलब मैंने तो ऐसे ही याद किया है। हमारे जहां हम रहते थे वहां पे ना मैक्सिमम लोग जो कुनियार थे ना, उनके नाम यही होते हैं, कांची। कभी आप नोटिस करना या कभी कभी ऐसे वो कर लेना। बहुत सारी जगह ऐसी होती है, जैसे हमने दौलत राम संख्यान पढ़ा ना, संख्यान, बिलासपुर में। संख्यान जो ये है ना आपका, संख्यान सरनेम, ये बिलासपुर के पीछे लगता है। बिलासपुर के लोगों में बिलासपुर की जगह में ही संख्यान यूज करते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा ऐसे करके ना, कि आसपास आपके कोई पड़ोस में लोग हैं जिनके नाम यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल या चैप्टर से मिल रहे हैं ना, उनके लिंक करके पढ़ लिया करो। मैं तो ऐसे याद करती थी। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये थी कि बहुत सारे नाम जो इसमें है ना, वो तो मेरे ना रिलेटिव्स में ही नाम है। तो मैंने उनके साथ जोड़ 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 के याद किए हुए। तो बस बात यहाँ पे है कि यहाँ के जो राणा थे, इन्होंने क्या की? लोगों की डिमांड्स मान ली। ये जो सारी थी ना, 25% रिडक्शन की जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, प्रजामंडल के से बैन हटाया जाए, इन्होंने मान ली। ठीक है। तो ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया था? फर्स्ट विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक रूलर। तो ये पहली विक्ट्री थी जब किसी राजा के अगेंस्ट लोगों ने लड़ाई जीती थी। ठीक है। प्रजामंडल जो थे लड़ाइयां ही लड़ रहे थे ना राजा के अगेंस्ट, कि राजा ये डिमांडें पूरी करे, राजा ये डिमांडें पूरी करे। तो पहली स्टेट थी ये, पहली प्रिंसली स्टेट थी कुनिहार, जिसमें लोगों ने बोला और राजा ने डिमांड मान ली। तो
इसी कुनिहार के स्ट्रगल देखते देखते धामी को आइडिया है कि हम भी करते हैं, लेकिन वहां के राणा इतने अच्छे तो थे नहीं इनके हरदेव हरदेव सिंह जैसे। तो उन्होंने क्या किया वहां पे, आपका गोली गोलियां चला दी। क्लियर? ये थी स्टोरी पॉपुलर मूवमेंट्स की अभी तक। अब सिर्फ एक बची है, सिरमौर। ठीक है, सिरमौर स्ट्रगल बचा है, बाकी जो छोटे छोटे हैं वो हम जब डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ेंगे हम वही कवर कर लेंगे। और ये सब भी आएगी, तो आपको अगर पहले से आइडिया होएगा कि ये कौन कौन सी स्टेट जो है वो ऐड हुई थी, तो आप जब डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे हम तो ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर? मैम इसको एज इट इज स्टोरी की फॉर्म में याद कर लेना जैसे मैंने आज करवाया, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन बाद रिवाइज करोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि फैक्चुअल है, बहुत सारे नेम्स है इसमें। क्लियर? ओके, फिर गुड नाइट। हाँ हाँ। हाँ, जैसे आप बताओ मेरे को, ओरली लूँ ना मैं, जैसे ऐसे रीड जैसे मैं अभी लेती हूँ बीच बीच में बोल बोल के, वैसे एक मैं एक सेशन में पूरा ही आपका स्टार्टिंग से यहाँ तक ओरली पूछ लूंगी, है ना? मेरे को हैंड रिटन में बहुत टाइम नहीं लग जाएगा इतना सारा रिटन लिख लिख के करने का? हाँ, फिर मेरे एग्जाम्स भी है ना। मैं कोई नहीं, आपको देखती हूँ, थोड़े तो मेरे पास पड़े हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ना। बाकी मैं खुद करके देखती हूँ, वरना तो ओरल भी ठीक है। मैं ऐसे मतलब साथ साथ ही बोल बोल के कि अभी हम इसके बारे में सूर डायनेस्टी के लिए एमसीक्यूज ये है, मैं पूछ लूंगी उस टाइम पे, है ना, टॉपिक का नाम लेके ओरली पूछ लूंगी। ठीक है, ओके जी, गुड नाइट।